नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौधरी। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत। आज हमारे खास मेहमान हैं कालूराम जी सारण, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 हमारी वाली भर्ती में 9वीं रैंक के साथ ऑल राजस्थान में 9वें स्थान के साथ सिलेक्ट हुए। तो सर का पहले तो अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इस लायक समझा हमसे बात करने के लिए। इस डिजिटल दुनिया में पधारने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर से अगला क्वेश्चन करते हैं। सर आपका थोड़ा परिचय बताएं। मेरा नाम कालूराम सारण है। मैं श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव 5 CM से बिलोंग करता हूं, जो सूरतगढ़ से 60 किलोमीटर दूरी पर है। मेरे पिताजी है वो खेती करते हैं, माता मेरी गृहिणी है, बड़े भाई साहब है वो भी खेती करते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ 2012 से। मेरी वाइफ है वो 2018 से गवर्नमेंट जॉब है। साथियों मैं थोड़ा सा बीच में आपको बता दूं, कुछ साथियों के नेगेटिव, एक ज़्यादा तो नहीं, एक साथी का कोई नेगेटिव कमेंट आया था, उसने नाम ही अपना ऐसे रख रखा था चांदनिया। तो पहले तो भाई साहब अपना नाम तो कर लो, अच्छा सा नाम तो रख लो जिससे लोग आपसे प्रभावित तो लगे कि भी हाँ सही बोल रहे हो आप। वो सर कह रहे थे कि आपकी भाषा की तारतम्यता नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों हमारा कोई भाषा से वो लेना नहीं है, न कोई भाषा डिसाइड करती है भी आपका लक्ष्य क्या है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं उस साथी को कहना चाहूँगा, हमारा मकसद है जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन तक, जो साथी हम सिलेक्ट हुए हैं हमारी परिस्थिति बताना, हमने क्या क्या गलतियाँ की उन पे हमारे साथी से डिस्कस करना है। तो वो उस साथी को कहना चाहूँगा कि अपना टाइम बर्बाद न करें। पहले तो आपने 15-20 मिनट वीडियो सुना, फिर आपने मैसेज लिखने में 15-20 मिनट ख़राब किए। तो ऐसे साथी इस तरह का न करें। और दूसरे साथियों से कहना चाहूँगा कि उनका थोड़ा अच्छे से जवाब दें आप। तो अगला अपना प्रश्न है सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी? क्यों हर साथी जानना चाहता है कि कुछ मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लगभग 60-70% लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, या फिर थोड़ी बहुत नीचे की लाइन है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी रही है। मैंने जैसे बताया अभी किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अपने कह सकते हैं मिडिल मध्यम वर्गीय परिवार में भी नहीं थे हम उस समय। अब तो मान लो जैसे मैं जॉब लग गया या मेरी वाइफ जॉब में, तो अपने कह सकते हैं अभी मिडिल फैमिली है हमारी। उससे पहले तो हम मिडिल फैमिली भी नहीं मानते थे खुद को। किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी सर। एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा है वो कोई खास नहीं रहा है। प्राइमरी एजुकेशन मेरी गांव के स्कूल में ही हुई है, जो सरकारी स्कूल था उसमें। उसके बाद 6 से 12 महीने एक प्राइवेट स्कूल था जो हमारे गांव से 7 से 8 किलोमीटर था, अब वहाँ की है। उसके बाद की एजुकेशन जैसे BSTC मैंने रेगुलर की, उसके बाद BA MA ये मैंने प्राइवेट की, मतलब समय पाठी विद्यार्थी के तौर पे। जी सर। सर ने अपना बैकग्राउंड भी बता दिया, अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बता दी कि पहले अलग था अब अलग है। वो तो होगा, आपका भी कल वो बदलने वाला है अगर शिद्दत से मेहनत करोगे तो। सर ये आपकी फर्स्ट जॉब थी या इससे पहले आप किसी सर्विस में थे? स्कूल व्याख्याता से पहले जैसे मैंने बताया मैं 2012 से जॉब में था। L1 था मैं, अध्यापक लेवल पर था, क्योंकि मैं BSTC करके फिर वो जॉब की थी। ठीक है, आप सीनियर के बाद BSTC करके? हाँ, 2012 से। जी। तो सर आपकी सफलता में किस किस का योगदान रहा, या किसी कोई विशेष को शेयरी देना चाहें? सफलता में सबसे बड़ा योगदान तो माता पिता का होता ही है। उसके बाद जो गुरुजन, जैसे मेरे प्राइमरी गुरुजी थे सीताराम जी। उसके बाद 6 से 12 जैसे मैंने बताया प्राइवेट स्कूल में मैंने की। तो कक्षा 6 में मेरे गुरुजी थे संतोष जी शर्मा। उसके बाद 7 से 12 के गुरुजी रहे हुक्मराम जी जोरड़। हुक्मराम जी जोरड़ से ही मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जाना। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की ABCD है वो मेरे को हुक्मराम जोरड़ सर ने सिखाई। उसके अलावा हुक्मराम जी सर भी हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो उनको तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको क्रीम को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता गुरुजनों के अलावा जो मेरे मित्र बंधु रहे हैं या तैयारी के दौरान के जो साथी रहे हैं, उन सब का बड़ा योगदान रहा है। जब मैं जॉब में था 2012 में, तो वहाँ के जो शिक्षक साथी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो साथियों, सर ने बताया मतलब एक किसी का योगदान नहीं रहता, फैमिली
पहला योगदान तो सबसे पहले तो फैमिली का योगदान होता है, उसके बाद जो साथी है या जो सफलता अर्जित कर चुके हैं उनके संपर्क में आते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। कब आपने सोचा या सर ये ख्याल आया कि मेरे को स्कूल व्याख्याता बनना है? स्कूल व्याख्याता बनने का ख्याल वैसे तो मन में था ही, तृतीय श्रेणी शिक्षक है, उससे आगे अपने को बढ़ना है। तो मैं जैसे हर व्यक्ति के साथ होता है, सफलता पाते ही एक बार वो गदगद हो जाता है। तो मैं भी 2012 में जब सिलेक्ट हुआ, उसके बाद मेरे को पोस्टिंग घर के पास ही मिल गई, 15-16 किलोमीटर दूर था। तो मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, 2 साल तैयारी नहीं की, बिल्कुल किताबें छोड़ दी। फिर 2014 के आसपास मेरे को लगा भाई मेरे को दोबारा तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो 2014 के अंत में, दिसंबर 2014 में मैं बैग उठा के यहाँ सूरतगढ़ आ गया था। तब से मैं तैयारी कर रहा था, परंतु क्या है मेरी बीएड नहीं हुई थी, क्योंकि बीएसटीसी करके मैं जॉब लगा था। फिर मैंने बीए की। रेगुलर आप बीएड कर नहीं सकते? हाँ, रेगुलर बीएड कर नहीं सकते थे। फिर बीए की, उसके बाद कोटा से 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई। जो साथी देख रहे हैं आपको बता दें भी, जो साथी बीएसटीसी करके लेवल 1 का टीचर है या फिर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उनके लिए आप कोटा या इग्नू से आप जो दूरस्थ विश्वविद्यालय है, जो जॉब के साथ साथ आप बीएड वगैरह कर सकते हो। लेकिन वो या तो आप टीचर हो या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हो टीचिंग लाइन में, तो आपको क्या वो उनका अनुभव देना पड़ता है, साथ का 1-2 साल का अनुभव वो साथ में आपको देना पड़ता है। भी आप कहीं पढ़ा रहे हो तो वो आजकल रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है, तो वो लोग आप बीएड साथ में कर सकते हो। आजकल तो सर क्या हो गया कि बीएड और एमए अपनी वाली भर्ती में बहुत साथी हैं जो लगे हैं, जो बीएड और एमए एक साथ किए। हाँ, तो बीएड रेगुलर कर ली और एमए आप कोटा यूनिवर्सिटी या इग्नू से आप साथ में कर सकते हो। और बहुत सारे आरटीआई के तहत मांगे गए हैं, उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे आप एक निजी विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालय से और एक आप इन यूनिवर्सिटी से बीएड के साथ एमए वगैरह कर सकते हैं। किसी साथी को जरूरत है तो वो भी टेलीग्राम पर डाल देंगे। सर साथियों का बार बार प्रश्न आता है कि तैयारी कब से शुरू करें या कितना समय उसके लिए पर्याप्त है? देखो, समय का तो कुछ नहीं है, कितना समय पर्याप्त है ये अपने हम कह नहीं सकते, ये तो तैयारी के लेवल पे डिपेंड करता है। कितना घंटा पढ़े? मेरे पास बार बार सर एक ही सवाल आता है कि कितना घंटे पढ़े। सर आप पुलिस में थे, आपने किसे मैंने किया, मैंने तो मेरा बता दिया, तो आप बताएं सर किस तरह कितना टाइम पर्याप्त है उनके लिए, किस तरह? देखो, जितना टाइम अपने दे पाते हैं देना चाहिए भाई। अगर आप बेरोजगार हो तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप जितना टाइम दे सकते हो 8-10 घंटे देना चाहिए। अगर आप जॉब में हो तो जॉब के दौरान आपको जितना टाइम मिलता है 2 घंटे 3 घंटे वो आपको देना चाहिए, परंतु जितना टाइम मिलता है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे नहीं अपने 1 महीने तो अच्छी तरह पढ़े, 8-10 घंटे पढ़ लिए, फिर 15 दिन पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूटी जरूरी है। हाँ, लगातार जरूरी है, कितना ही पढ़ो। और भर्ती आने पे सर थोड़ा, हाँ, वो तो फिर अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं। भर्ती आने पे थोड़ा ज्यादा त्याग कर लो। हाँ, ज्यादा त्याग कर लो, यही बात है। बाकी भर्ती आने पे तो सारे एक्टिव होते ही हैं। जी सर। सिलेक्शन उनका ही होता है जो बिना भर्ती के ही लगातार तैयारी करते हैं, लगातार पहले से अपना लक्ष्य डिसाइड करके लग जाते डिसाइड करके लगातार लगे रहते हैं। आपकी क्या रणनीति रही सर, कैसे जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट किया? जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट, जैसे शाम को 2 घंटे निकल गए, सुबह कोई घंटा निकल गया, सफर के दौरान बस में ट्रेन में आधा घंटा जैसे मिला मैनेज करते गए। और जैसे ही आपने कहा भी पेपर नजदीक आया तो उस समय छुट्टियां लेकर छुट्टियां वगैरह ले ली। ठीक है सर। सर तैयारी के दौरान बार बार क्वेश्चन पूछते हैं साथी है, और उनका क्वेश्चन भी वाजिब है कि तैयारी के दौरान डिमोटिवेट होते हैं या स्ट्रेस महसूस करते हैं, कई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो कैसे खुद को सर मोटिवेट रखें या स्ट्रेस कम करें? हाँ, देखो, ये तो है ही, तैयारी करेंगे तो स्ट्रेस तो होगा, क्योंकि एक तो पारिवारिक दबाव होता है, दूसरा समाज का दबाव होता है, इधर उधर के जो संगी साथी होते हैं उनका दबाव होता है। क्योंकि वो जब लोग मिलते हैं कई दिनों के बाद प्रश्न पूछते हैं तो अरे कहेंगे तेरे को कितना टाइम हो गया, तू सिलेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो दबाव तो आ जाता है। परंतु इसको हैंडल करने के लिए क्या है, जैसे अपने परिवार वालों से बात कर ली, अपने मित्र साथियों से बात कर ली, अपने जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको देख लिया, अपने माता पिता की मतलब क्या कंडीशन रही है पहले उनको देख लिया, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो संघर्ष करके आगे बढ़े होंगे उनको देख लिया। ऐसे करके आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। सर साथ ही सीधा सा फंडा है, कहने वाले तो कहते रहेंगे, पहले आपको कहेंगे कि हाँ लंबो करे तैयारी करे, देखे कौन में तो लागेड़ा ही साहब पार पड़ता, जॉब कैसा के करे, या जो भी मेरे को पुलिस में कहते थे कि देखा कौन में तो पुलिस वाला नौकरी लागेड़ा फर्स्ट ग्रेड में नेड़ा, तो लोगों का तो वो सीधा सा फंडा है, वो पहले कहेंगे कि ना रहे तैयारी तो दुनिया ही करे, और जैसे ही सिलेक्ट हो गए तो उनका वो सर चेंज हो जाता है, वो कहते हैं कि हाँ हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ करने वाला है। तो उनको ज़्यादा गौर नहीं करें दोस्तों, इग्नोर करें, अपना फोकस
चिड़िया की आंख पर होना चाहिए, अपना बिल्कुल लक्ष्य पे होना चाहिए। ऐसे लोगों से तो दूर रहना। अब जैसे मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे हम गांव में जाते हैं तो मेरा घर बिल्कुल मतलब सड़क के किनारे, तो छोटा गांव है, 30-35 घर है उसमें चक्का है, तो सारे लोग परिचित होते ही हैं। तो जो भी लोग गुजरते हैं घर के पास से, जैसे मैं 2014 में मैडम भी साथ आ गई थी यहाँ तैयारी करने के लिए, 2013 में शादी हुई थी। तो जो लोग आते जाते थे गुजरते, वो जैसे कोई चाची कहेगा, कोई ताई कहेगा, वो मेरी माता से कहते थे भी मम्मी मत चाची ताई बीननी का है, तो वो कहते तैयारी करने के लिए गई है। तो वो कहते आपको क्या उसका फायदा हुआ, अभी बेटे की शादी करने का आपको क्या फायदा हुआ, आप कोई पशु की देखभाल करनी है, आप कोई गोबर उठाना है, आप कोई भांडा बर्तन करना है, फिर आपको क्या फायदा हुआ। फिर वो जब जॉब लगी 2018 में, वही लोग कहने लगे हमें तो पता था भाई, बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी। तो दुनिया को तो बस इग्नोर करना है। जो लोग ऐसे होते हैं उनका काम ही डिमोटिवेट करने का होता है, तो उन लोगों से बचना है। अपने आसपास जितने दोस्त हैं वो सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हो, जो आपको प्रेरित करें, न कि आपको डिमोटिवेट करें। एक सर कुछ साथी ये सोचते हैं कि भी शादी के बाद तैयारी नहीं कर पाते, तो मैंने तो मेरा तो उदाहरण दे दिया है कि मेरी शादी 2010 में हो गई थी, उसके बाद मैं फर्स्ट ग्रेड में रहा हूँ पहली भर्ती में। और शायद पहली भर्ती या दूसरी भर्ती आपकी थी? मैंने पहली भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड की, और फर्स्ट ग्रेड की पहली भर्ती सर की थी, और 9वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए। और शादी इनकी 2013 में हो गई थी, भर्ती 2018 की, 2021 में हमारा एग्जाम हुआ था। तो सर को भी देख लो। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है, भी शादी होने के बाद आप तैयारी नहीं कर पाते? ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को कुछ करना होता है ना, वो कर लेते हैं, बाकी जिनको नहीं करना वो तो बहाने ढूंढते हैं। करने के लिए एक ही दृढ़ निश्चय चाहिए आपको, और नहीं करने के लिए आपके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। किसी को नात न जाने आंगन टेढ़ा। तैयारी में इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट है, वो चाहिए आप शादी से पहले करो, चाहे शादी के बाद करो। अभी सर बहुत सारे साथी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही संदेश है भी अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी रखें। जैसे आप अभी तैयारी शुरू नहीं की है, तैयारी शुरू करने जा रहे हो, तो आपको पहले तो ये निर्धारित करना है भी आपको तैयारी करनी किसकी है। आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जा रहे हो, सेकंड ग्रेड के लिए जा रहे हो, थर्ड ग्रेड के लिए जा रहे हो, आप RAS के लिए जा रहे हो, या आप किसी अन्य भर्ती के लिए जा रहे हो। तो सबसे पहले तो ये निर्धारित करना है। उसके बाद आपको जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो या जिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के बाद जो जरूरी चीज़ है वो है उस पाठ्यक्रम से संबंधित मैटर को इकट्ठा करना। मतलब उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो किताबें हैं, जो नोट्स हैं, उनको अपने पास इकट्ठा करना। फिर उन नोट्स को, किताबों को एक मतलब योजनाबद्ध तरीके से उनका अध्ययन करना। साथ ही पहले वही है, आपको एक वीडियो मैंने उदाहरण दिया था लकड़हारे वाला। एक लकड़हारा 8 पेड़ काटता है, एक दिन में एक ही पेड़ नहीं काट पाता था पूरी तरह से, तो वो राजा के पास जाता है, ये 8 कैसे काट लेता है, मैं तो एक ही नहीं काट पाता हूँ पूरी तरह से। तो राजा कहता है ये तो वो लकड़हारा जवाब देगा। तो वो लकड़हारा के पास जाता है सर, तो लकड़हारा बताता है कि मैं पहले 1 घंटा कुहाड़े की धार करता हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आपको भी पहले लक्ष्य की धार करनी होगी। लक्ष्य की धार करने का मतलब है कि आपको पहले तो लक्ष्य डिसाइड करना होगा। कई साथी क्या कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बाद में सोचते हैं सर मैं रीट में और ज़्यादा बेटर कर पाता या सेकंड ग्रेड में और बेटर कर पाता, वो उनके दिमाग में चलता रहता है। तो आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। पहले तो अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लो, मेरे को बनना क्या है। उसके बाद आपको धार करने का मतलब है कि आपको ये किसी का मार्गदर्शन लेके, जो भी साथी तैयारी कर रही हैं या जो आज सफलता अर्जित कर चुके हैं, उनके संपर्क में जाके उनसे ये डिसाइड करना है कि कौन सा मैटर आपको मैटर कलेक्ट करना है। तो 10-15 दिन आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन फिर आपको क्या इधर उधर घूमने की, फिर आप सर्टिफाइड हो जाओ, तब आप रेगुलर तैयारी को जारी रखो। फिर किसी की भ्रांतियों में आने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करो आप। हाँ बिल्कुल सर। फर्स्ट पेपर की आपकी क्या रणनीति रही, कौन कौन सी बुकें पढ़ी? फर्स्ट पेपर में तो रणनीति क्या है, सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर को लेके चलना है। ऐसा नहीं है अभी अपने एक विषय को तो पढ़ते रहे और फर्स्ट पेपर को छोड़ दें। आजकल तो फर्स्ट पेपर वैसे भी इम्पोर्टेंट हो गया कि उसमें क्राइटेरिया कर दिया 40% वाला, तो 40% आपको लेके ही आने हैं। तो 40% आप तभी लेके आओगे जब आप उसको साथ साथ पढ़ते रहोगे। और कौन सी बुक पढ़े तो उसके लिए फर्स्ट पेपर के लिए तो मैं तो कहूँ कोई एक गाइड पढ़ो, आप चाहे लक्ष्य पढ़ो, चाहे पैनोरमा पढ़ो, कोई एक गाइड, जैसा आपने आपके वीडियो में बता ही रखा है, एक गाइड पढ़ लो। और उसके कमांड मैटर के लिए एक गाइड होनी जरूरी है। एक गाइड इसलिए जरूरी है फर्स्ट पेपर में, आत्मविश्वास के लिए, क्योंकि अपने को लगेगा भी हमारा सिलेबस पूरा हो गया, पूरा मैटर है इसमें, पूरा मैटर है और हमने सिलेबस को कवर कर लिया। क्योंकि जब तक हमारे मन में आत्मविश्वास नहीं आएगा, हमें यह नहीं लगेगा भी हमारा सिलेबस हो गया है, तो हम फिर वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस जरूरी है, सर ने बता दिया।
तो आप एक गाइड ले लें, साथ में जो बुकें बताइए उस हिसाब से। हाँ, जो वीडियो में सबने बता रखी है वो बुकें साथ साथ पढ़ते रहें। तो सर कोई दूसरी बुक अगर सजेस्ट करना चाहो तो फर्स्ट पेपर के लिए गाइड पढ़ो, उसके साथ साथ जैसे हिस्ट्री के पर्सन आते हैं तो उसके लिए एक अलग से कोई किताब आपको मिल जाएगी, बाजार में बहुत सारी किताबें हैं। जो सेक्स अपने मैनेजमेंट की है वो एक अलग किताब आती है, उसको अलग पढ़ लें, वो उसमें गाइड मैंने वीडियो में बता रखी है, जो आपने बता रखी है बहुत सारी, जैसे राट पब्लिकेशन की है। तो सर पेपर सेकंड की रणनीति और बुक्स वगैरह बताएं। कई साथी ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी करें, तो मैंने तो वीडियो में बता दिया है, लेकिन आप बताएंगे किस तरह से आप सेकंड पेपर के लिए कैसे रणनीति बनाएं या कौन कौन सी बुकें पढ़ें, और आपने कौन सी पढ़ी? सेकंड पेपर के लिए जो किताबें मैंने पढ़ी, तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पढ़े लक्ष्मी नारायण सर के नोट्स, उनकी टेस्ट सीरीज। लक्ष्मी नारायण सर ने उस 2018 की भर्ती मेरे को याद है लगभग 40 टेस्ट लिए थे, मैंने सारे 40 टेस्ट वो उनके दिए थे। दोस्तों आपको एक थोड़ा सा बताते हैं, बेनवाल सर हमारा एक बड़े भाई की तरह थे और हम दोनों के गुरु हैं। तो सर के नोट्स हमने पढ़े क्योंकि उनके पास हम पढ़े थे, और साथ में एक सर ने जिस हिसाब से हमें बताई वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, जो सर ने बताया था रणनीति कि किस तरह मेरी पूरी रणनीति सर ने बता रखी है। तो उसके साथ एक संदर्भ बुक आपको यूज करनी है, कोई भी सर वो आपको संदर्भ बुक बता देंगे, तो उससे क्या आपके थोड़े कॉन्सेप्ट वगैरह डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। हाँ, वैसे तो अगर आप लक्ष्मी नारायण सर से पूछोगे ना तो वो कहेंगे मेरे नोट्स पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है लक्ष्मी नारायण नोट्स के साथ साथ अपने एक अगर संदर्भ बुक पढ़ लें तो पर्याप्त है। जैसे देखो दोस्तों, एक थोड़ा सा टाइम लूंगा सर, ये अपने को डिसाइड करना है अपने पास टाइम कितना है। अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है, आप एक बार 2-3 बार रिवीजन कर लिया, इसके बाद अगर आपको है कि भर्ती आगे और ज़्यादा डिले होती है और आपके पास टाइम है, तो बहुत सारी बुकें वीडियो में बताइए आप कौन सी और साथ में बुक पढ़ सकते हो, और उनमें से नोट डाउन कर सकते हो। जो आपको लगे कि अलग से लाइनें मिल रही है तो उनको नोट डाउन कर लो नोट्स में। लेकिन एक संदर्भ बुक आपको नोट्स के साथ हमने भी पढ़ी थी, सर ने भी पढ़ी थी, और सर ने हमें बताया भी था, तो वो सर थोड़ा बता दें। वो जैसे अपने सिद्धांतों की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत की तौफीक अब्बास सर की सिद्धांतों की रूपरेखा, तुलनात्मक राजनीति में सीबी गन्ना सर की, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में तौफीक अब्बास सर की, इंडियन जो थिंकर है उनके लिए पुखराज जैन की, और लक्ष्मी नारायण सर की एक बुक है, उसमें अपने जो पाठ्यक्रम में जो थिंकर है हम उनको भी पढ़ सकते हैं। हाँ, कमांड सर ने किताब निकाली है, नेट वाले भी पढ़ सकते हैं, उसमें पूरे थिंकर उन्होंने कवर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महेंद्र कुमार व नंदलाल की बुक आप पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान के लिए आप बेयर एक्ट जो द्विभाषी है वो, और जो एम लक्ष्मीकांत जो किताब है। हाँ दोस्तों, ये एक ध्यान रखने वाला है, मैंने वीडियो में भी बता दिया है। आप संविधान तो पढ़ो ना, तो संविधान में आजकल क्वेश्चन वो डायरेक्ट नहीं देता। संविधान में आपको पढ़ना है तो बेयर एक्ट पढ़ना है, वो भी द्विभाषी होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हो। कई बार इंग्लिश का शब्द जैसे हमारे सर को लेक्चर में आया था, नीति नीति तो बुनियादी है, मूलभूत है, तो हम इंग्लिश में देखते हैं फंडामेंटल, तब अपने क्लियर होता है। और जैसे अनुच्छेद 15 पूछ लिया तो वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा अनुच्छेद 15 में क्या है, लेकिन वो ये पूछता है कि जो क्रम दिया हुआ है जाति धर्म लिंग, उनमें से कौन सा क्रम से है, उनका क्रम सही कौन सा क्रम सही है। तो इसके लिए अपन को क्या बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। सर के नोट्स के साथ आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, और साथ में आप सर्टिफाइड भी हो जाओगे कि साथ साथ देख रहे हैं तो कुछ गलतियां हैं तो आप सुधार भी हो जाएगी। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, सर ने हमारे लिए कीमती समय निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, आपने हमें इस लायक समझा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।